Hello friends, in ecology we were talking about the organism and the environment. पारिस्थितिकी में हम लोग जीव एवं वातावरण के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम लोग आ चुके थे पॉपुलेशन इंटरैक्शन के ऊपर, समष्टि अंतरक्रिया के ऊपर हम लोग आ चुके थे। आज हम उसी के आगे, जैसे कि हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म पढ़ा था, हमने कंपटीशन पढ़ा था, हमने प्रेडेशन पढ़ा था, कैसे अंतरक्रिया होती है उसके लिए एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा है। वो चार्ट पूरा याद कर लेना और उसके दो तीन एग्जाम्पल कर लीजिए, आपको जो है पूरा मैटर मिल जाएगा। आज मैं आपको पैरासिटिज्म यानी कि परजीविता के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में? परजीविता के बारे में। परजीविता परजीवी से बना है। पैरासिटिज्म हैज़ अराइज फ्रॉम द पैरासाइट। पैरासाइट किसको बोलते हैं? जो किसी परपोषी के शरीर में रहकर भोजन एवं शरण प्राप्त करता है। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच टेक्स द फूड एंड लॉजिंग फ्रॉम द होस्ट। होस्ट कौन होता है? जो उसको भोजन देता है। तो इसका मतलब पैरासिटिज्म में एक को तो फायदा यानी कि प्लस और दूसरे को नुकसान होता है। ओके, पैरासाइट की बात अगर अपन करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट को हिंदी में बाह्य परजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवी का मतलब हो गया जंतु के शरीर के बाहर, यानी कि इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो दैट इज़ योर लीच, हिरुडीनिया। हिरुडीनिया क्या करती है? शरीर पर चिपक जाती है और ब्लड को सक करती है भोजन के लिए। तो लीच जो होती है वो शरीर के बाहर चिपकती है और यह ब्लड को भोजन के रूप में काम में लेती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ब्लड को भोजन के रूप में काम में लेते हैं उनको हम सैंग्विवोरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैंग्विवोरस कहते हैं, रक्त चूषक। अब जो आपका लीच है उसको मालूम है अपने को, हिरुडीनिया कहते हैं, एनिलिडा के अंदर आता है। इसकी बॉडी में 33 सेगमेंट होते हैं और यहाँ पर अग्र चूषक होता है, यानी कि एंटीरियर सकर हमको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब बाह्य परजीवी जो होंगे उनके अंदर क्या मिलेंगे? चूषक मिलेंगे। ये अनुकूलन हो गए, ये आपके अडेप्टेशन हो गए। हो गया। दूसरी बात, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट को यदि हम लेते हैं तो उसे बोलते हैं अंतः परजीवी। और अंतः परजीवी जो होते हैं वह होस्ट की बॉडी में रहते हैं, जैसे एंटामीबा कोलाई है, एस्करीज है, टीनिया सोलियम है, आगे सुने लिवर फ्लूक है। ये हमारे क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। अब जो एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, उनके अंदर अडेप्टेशंस यानी कि अनुकूलन कौन कौन से होते हैं? देखो साहब, ये हमारा आहार नाल है। दिस इज अवर एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम अगर देखें तो इंटेस्टाइन के अंदर ये एस्करीज पड़ा हुआ रहता है। दिस इज योर एस्करीज। अब एस्करीज से मैंने पूछा, मैंने कि यार इतने पाचक रस हमारी बॉडी में से निकलते हैं, वो तुझे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्या? तो एस्करीज ने बोला कि बाय एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस की सहायता से ये लोग एंटी एंजाइम देते हैं। एंटी एंजाइम जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर के, उनके विरुद्ध ये काम करते हैं ताकि उन डाइजेस्टिव एंजाइम से वो लोग सुरक्षित रहते हैं। वरना हम लोग सब कुछ पचा लेते हैं तो एस्करीज को नहीं पचा सकते क्या? राइट। दूसरा, इसी एस्करीज के अंदर या लिवर फ्लूक के अंदर या टीनिया सोलियम में जो कि एंडोपैरासाइट होते हैं, हमको
सकर्स मिलते हैं। सकर्स कैसे? जैसे हमारे पास में ये टीनिया सोलियम है और टीनिया सोलियम के अंदर ये जो सिर होता है इसको हम स्कॉलेक्स कहते हैं। इसके अंदर हमको यहाँ पर ये 4 सकर मिलते हैं, 1 2 3 और एक पीछे की तरफ 4 होते हैं और 6 हुक होते हैं इनके अंदर। तो सकर्स भी हो गए, चूषक भी हो गए और हुक्स भी हमको देखने को मिलते हैं। इन हुक्स की सहायता से ये आंतों के अंदर चिपक जाते हैं ताकि मानव के द्वारा मल के साथ में उनको बलपूर्वक बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ओके, तो हुक्स भी हो गए। चौथा पॉइंट, ये अक्सर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि वहीं के वहीं नर युग्मक और मादा युग्मक देकर निषेचन कर लेते हैं और खूब सारी संतान उत्पन्न करते हैं। तो बाइसेक्सुअल आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा, ये लोग जो है बहुत संतति देते हैं, मोर जनरेशन, यानी कि बहुत अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि सर देखो एस्करी 2.5 करोड़ अंडे देता है, तो 2.5 करोड़ का क्या करना है कि सर आपका क्या भरोसा, आप ज़्यादा जोर से जोर लगा दोगे तो मल के साथ में एस्करीज बाहर आ जाएंगे, कम से कम 1-2 तो बचे रहेंगे ताकि हमारे जाति का अस्तित्व बना रहेगा। जस्ट टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीशीज दे ओवर प्रोड्यूस, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं संतान का। छठी बात, इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि चलन अंग, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर देयर। हमने बोला भाई तुमको लोकोमोटरी ऑर्गन भगवान ने क्यों नहीं दिए? तो बोले सर लोकोमोशन किस लिए करते हैं? भोजन के लिए, फूड के लिए, शेल्टर शरण के लिए और रिप्रोडक्शन जनन के लिए करते हैं अपन लोग। ओके, तो हमको तो सब कुछ चीज़ यही मिल जाती है, तो भगवान ने हमको जो है लोकोमोटरी ऑर्गन यही दिए, सकर्स दिए, हुक्स दिए, क्यूटिकल दिया, एंटी एंजाइम दिए। 7वां पॉइंट ये आता है कि ये एनएरोबिक होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो ये अवायवीय होते हैं। हालांकि एस्करीज ऐसा है, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, नहीं मिलती है, ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो ऑक्सीजन भी ले लेता है, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोब, यानी कि विकल्पी वायवी कहते हैं एस्करीज को। तो ये हमारे पास में क्या हुए साहब, अनुकूलन हुए, किसके अंदर? परजीवियों के अंदर। अब परजीवियों में जो अनुकूलन होते हैं उनकी सहायता से ये जो है जीवन निर्वाह कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अंदर जहाँ पर ये रहते हैं होस्ट की बॉडी में। तो परजीवी कितनी प्रकार के हुए बेटा? 2 प्रकार के, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अब अगर अपन बात करें कि होस्ट यानी कि परपोषी कैसे होते हैं, होस्ट कैसे होते हैं, तो आंसर होता है 2 प्रकार के। एक कहलाता है मोनोजेनिक, यानी कि जिसका एक ही परपोषी होता है, एक परपोषी, और दूसरा होता है डायजेनिक, जिसका 2 होस्ट होते हैं, 2 परपोषी होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हमारी किताब में दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने लिवर फ्लूक का। लिवर फ्लूक जो होता है उसके 2 होस्ट होते हैं। वो 2 होस्ट कौन कौन से होते हैं? तो एक तो कहलाता है हमारे पास में स्नेल, सबसे धीमी गति से चलने वाला मॉलस्क, और दूसरी होती है फिश। ये आपको याद करना पड़ेगा, पूछ सकते हैं वो कि लिवर फ्लूक डायजेनिक है या मोनोजेनिक है, तो आंसर होगा डायजेनिक। लिवर फ्लूक को हम लोग हिंदी में यकृत प्रणाव भी कहते हैं, और ये यकृत प्रणाव जो होता है उसके अंदर एक ओरल सकर होता है, मुखीय चूषक, और एक वेंट्रल सकर होता है, और इसकी इंटेस्टाइन जो होती है वो बाइफिड होती है। इनके अंदर परजीवियों के अंदर जो आहार नाल या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको तो पचा पचाया भोजन मिलता है, दे गेट द डाइजेस्टेड फूड, so the god has not given them the well developed digestive system. So in the case of liver fluke you can see that it has got the bifid intestine, 2 में बटी हुई द्विभाजित आंत्र आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो डायजेनिक होते हैं
उनके अंदर कई बार कैरियर का काम भी होता है। तो कैरियर का मतलब हो गया वाहक, और वाहक को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वेक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल, फीमेल एनाफिलीज जो होती है वह प्लाज्मोडियम का कैरियर है। प्लाज्मोडियम का क्या है? वो कैरियर है, ये ध्यान रखना। अब इधर ही बात चलती है हमारे पास के अंदर। तो हम अगर देखें किसको, मलेरिया या फीमेल एनाफिलीज को, ओके, फीमेल एनाफिलीज जो होती है, दिस इज योर फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज जो होती है, इट सक्स ब्लड, ये रक्त को चूसती है, बट डू नॉट यूज एज फूड, उसको भोजन के रूप में काम में नहीं लेती है। आ गया? तो मैंने पूछा फीमेल एनाफिलीज तो क्या करती है हमारा ब्लड चूस के? उसने बोली सर आपके जो ब्लड में जो प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं अपन लोग, उसकी सहायता से मैं मेरे अंडों के कवच को मजबूती प्रदान करती हूँ। खाती थोड़ी हूँ तुम्हारे ब्लड को मैं। इसीलिए जब वो भोजन के रूप में नहीं ग्रहण कर रही है तो फीमेल एनाफिलीज इज नॉट अ पैरासाइट। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके, तो फीमेल एनाफिलीज इज नॉट अ पैरासाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई? बिकॉज इट सक्स द ब्लड एंड यूज द ब्लड नॉट एज अ फूड बट फॉर स्ट्रेंथनिंग द एक्शेल, उसके अंड कवचों को मजबूती प्रदान करने के लिए यह हीमोग्लोबिन या ब्लड प्रोटीन का उपयोग करता है। इसलिए फीमेल एनाफिलीज को हम लोग जो है पैरासाइट कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास में एक और, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, यानी कि अंड परजीविता क्या होती है? इसको ऐसे समझो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा। ब्रूड पैरासिटिज्म जो होती है उसको बोलते हैं अंड परजीविता, यानी कि अंडों की देखभाल कोई और कर रहा है और पैदा कोई और कर रहा है। देखो साहब, हमारे पास में क्रो है और एक है कुक्कू। कुक्कू को बोलते हैं कोयल और क्रो को बोलते हैं कौवा। ओके, अब कौवे का ये घोंसला है, ये घोंसला है कौवे का। नेस्ट किसका? कौवे का। कोयल क्या करती है, ये इसके पास में आ जाती है कोयल, किसके? दिस इज योर कुक्कू। और ये अपने अंडे जो होती हैं, ये अंडे जो है इस नेस्ट के अंदर रख देती है। कौवा ये समझता है कि मेरी कौवी जो है वो अंडे देकर चली गई है, लेकिन जब उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं तब उसको मालूम पड़ती है कि मैं खरबूजा खा गया, यानी कि मुझे बेवकूफ़ बना दिया कोयल ने। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कोख, ब्रूड का मतलब होता है कोख, को उसने कुक्कू को उधार दिया। तो कोक का मतलब हो गया ब्रूड, और उस पर पैरासिटिज्म हो गया किसका? कुक्कू के अंडों का। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अंड परजीविता, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म हम लोग कहते हैं। तो ये तो कहानी हुई हमारे पास के अंदर कि कौन कौन से प्रकार की परजीविता हमारे कोर्स के अंदर इन लोगों ने दे रखी है। अब अपन बात करेंगे कि जो परजीविता है उसके अलावा अगर हम देखें तो एक नया वर्ड हमारे पास में आ रहा है, दैट वी कॉल इट एज कमेंसलिज्म, जिसे हम लोग कमेंसलिज्म कहते हैं। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को तो फायदा होता है यानी कि प्लस, और दूसरा जो होता है वह अप्रभावित रहता है। क्या? दूसरा जो होता है वह अप्रभावित रहता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो देखो, ये आम का पेड़ है, दिस इज योर मैंगो ट्री। ओके, इस पर कोई एपीफाइट आ गया। एपीफाइट को बोलते हैं अपन लोग हिंदी में अधिपादप।
अधिपादप किसको बोलते हैं? अधि माने ऊपर, वह पादप जो दूसरे पौधों के ऊपर उगता है उसको अपन एपीफाइट कहते हैं। द प्लांट विच ग्रोज ऑन अदर प्लांट इज कॉल्ड योर एपीफाइट। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसके अंदर। ऑर्चिड, ऑर्चिड जो होता है उसका बीज जो है वो यहाँ पर अंकुरित हुआ, ये निकला और ये रूट निकली, किसकी? एपीफाइट ऑर्किड की, ये रूट है। अब रूट जो होती है वह वेलामेंट टिश्यू की सहायता से क्या एब्जॉर्ब करती है? मिनरल सॉल्ट एंड वाटर। भोजन नहीं ले रही है, केवल खनिज लवण एवं जल को उपयोग में ले रही है। किससे? आम के पेड़ से। आम के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए एपीफाइट और मैंगो ट्री जो है वो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल प्रदर्शित करते हैं। एपीफाइट को यहाँ पर हम अर्धपरजीवी या हेमी पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये भोजन नहीं ले रहा है। अगर भोजन ले रहा तो ये परजीवी हो जाता, मगर खनिज लवण एवं जल ले रहा है तो इसको बोलते हैं हेमी पैरासाइट हम लोग कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हमको देखने को मिला। अब हमारे पास में आती है दूसरी बात। दूसरी बात क्या हुई कि ये घास है, सपोज करो ये हमारे पास में घास है, ओके, और इस घास को, बहुत सारी घास है, गाय चलती जा रही है, घास को चरती हुई जा रही है, तो ये हमारे पास में हमारी कौन हो गई? गाय हो गई। अब ये गाय जो है वो क्या कर रही है? यह घास को खा रही है। आ गया समझ में? तो इसमें से क्या होता है? इन झाड़ियों में से दिस इज योर ग्रास एंड दिस इज योर काउ। जब ये गाय इस घास को खाती है तो इसमें से ये कीड़े निकलते हैं, ये कीड़े निकलते हैं। तो गाय तो कीड़े खाती नहीं है, लेकिन उसके बगल में जो बगुला चलता रहता है, इग्रेट, ये रहा मेरा बगुला, ये क्या करता है? इन कीड़ों को वो खा जाता है। तो ये लाल क्या हुए तुम्हारे पास में? इंसेक्ट। ये इंसेक्ट जो है उसका ये सेवन कर लेता है। ये इंसेक्ट खा लिए इसने, ये रे। तो अब इसको तो फायदा हो रहा है, प्लस हो रहा है, गाय के तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ हमारे पास में? कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हुआ, यानी कि जिसमें एक को फायदा है, दूसरा जो है अप्रभावित रहता है। फिर आता है हमारे पास के अंदर एक और, सी एनीमोन एंड क्लाउनफिश का एग्जाम्पल और है। किसका? कमेंसलिज्म का। एक तो मैंगो ट्री और एपीफाइट हो गया, एक काओ और इग्रेट हो गया, और एक हो गया हमारे पास में थर्ड एग्जाम्पल सी एनीमोन। सी एनीमोन ऐसा होता है, ये रहा, ये ऐसा होता है, सिलेंट्रेटा का सदस्य होता है, और इनके अंदर एक विशेष प्रकार की सबसे जटिल कोशिका पाई जाती है। और इस जटिल कोशिका का क्या नाम होता है बेटा? तो आंसर होता है निडोब्लास्ट सेल, जो कि एक विषैला पदार्थ देती है ट्रिगर करके, उसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। तो हिप्नोटॉक्सिन ये ऐसे होते हैं, इनके ऊपर ऐसी धारियाँ होती हैं, और एक मछली होती है। तो ये तो हो गया तुम्हारा कौन? सी एनीमोन, सिलेंट्रेटा का सदस्य है, जिनमें स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, दंशक कोशिकाएं होती हैं, जो कि पॉइजनस सब्सटेंस को देती हैं। अब एक मछली होती है, उस मछली का नाम होता है क्लाउन फिश, ये रही। इस मछली का ऊपर ऐसे धारियाँ होती हैं जो कि सी एनीमोन से मिल जाती हैं। कोमोफ्लेक का एग्जाम्पल भी कह सकता हूँ मैं इसको वैसे। तो ये जो क्लाउन फिश होती है, जोकर मछली, इनके बीच में जाकर वह छुप जाती है। अब अगर कोई दुश्मन आया, यहाँ से कोई दुश्मन आ रहा है इसको खाने के लिए, कोई भी दुश्मन मान लो, ये आ रहा है, तो ये जो सी एनीमोन होती है, यह दंशक कोशिकाओं से विष देती हैं, पॉइजन देती हैं। तो ये बेचारा बाहर के बाहर ही भाग जाता है और मछली जो है सुरक्षित हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। यहाँ पर मछली को फायदा हो रहा है, बाकी किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए ये वाला एग्जाम्पल भी आपका जो है कमेंसलिज्म का माना जाता है। 3 एग्जाम्पल इन्होंने अपनी एनसीईआरटी में दे रखे हैं।
तीनों को आप लोगों को पढ़ना है। अब आता है हमारे पास में एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, यानी कि म्यूचुअलिज्म के उदाहरण। अगर हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म के उदाहरण, तो वो क्या क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म के उदाहरण। म्यूचुअलिज्म में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती है, एक सिम्बायोसिस होता है और एक प्रोटोकॉपरेशन होता है। एक प्राक सहयोग होता है और एक सहजीविता होती है। प्रोटोकॉपरेशन में तो क्या होता है कि दो जीव आपस में संबंध बनाते हैं, लेकिन अगर वह अलग अलग हो जाएंगे तो मरेगा कोई भी नहीं। जैसे वाइफ और हस्बैंड को देख लो, या अगर अपन देखें प्रोटोकॉपरेशन में तो व्हेल और बार्नेकल्स को देख लो। आगे इसमें कई चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। सिम्बायोसिस के अंदर मैंने राइजोबियम का एग्जाम्पल दिया, लाइकेन का एग्जाम्पल दिया, क्लोरोहाइड्रा विरिडिस्मा का एग्जाम्पल दिया। राइजोबियम का संबंध मटर से होता है, राइजोबियम साथ में नहीं रहेगा तो उधर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। माइकोराइजा के अंदर भी क्या होता है, रूट और फंगस दोनों होगी तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि एक को अलग कर दिया जाएगा तो दूसरा अपने आप ही अपना कार्य करना बंद कर देगा। इसका मतलब उनके अंदर कार्य की विनिमय होता है, और प्रोटोकॉपरेशन के अंदर कार्य की विनिमय नहीं होता है। अगर वो अलग भी हो जाते हैं तो उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात चलेगी हमारे पास के अंदर कि को-इवोल्यूशन का एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तो दो प्रकार के हो गए हमारे पास में। एक हो गया प्रोटोकॉपरेशन यानी कि प्राक सहयोग, और एक होता है सिम्बायोसिस। पहले बता चुका हूं, सिम्बायोसिस में कार्य की विनिमय होता है, प्रोटोकॉपरेशन में कार्य की विनिमय नहीं होता है। प्राक सहयोग के अंदर दो में से अगर एक अलग चला जाएगा तो कोई नहीं मरेगा। सिम्बायोसिस में क्या होगा, दो में से एक भी अलग हो गया तो प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी। को-इवोल्यूशन का उदाहरण नंबर 1, पोलन पॉलिनेटर इंटरैक्शन, यानी कि परागणकर्ता अंतरक्रिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा पुष्प है। मैंने पुष्प से पूछा, मैंने कि भाई तू इंसेक्ट को क्या देता है? तो उसने बोली सर मैं ऑर्डर स्मेल देता हूँ, साथ में नेक्टर यानी कि मकरंद देता हूँ। और मैंने इंसेक्ट से पूछा कि भाई आप क्या देते हो? तो इन्होंने बोला कि सर मैं जो है पॉलिनेशन यानी कि परागण करता हूँ इसके लिए। इसका मतलब हियर वी आर हैविंग द गिव एंड टेक सिस्टम। यहाँ पर गिव और टेक का सिस्टम चल रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं वह परागण करने वाले कीड़ों को कुछ न कुछ इनाम या रिवार्ड देते हैं। वो रिवार्ड क्या होता है? ऑक्सीजन पौधे दे देते हैं, नेक्टर पौधे दे देते हैं, शरण भी पौधे दे देते हैं। दिस इज द रिवार्ड गिवन टू द इंसेक्ट्स। वॉट एवर दे नीड दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड इन टर्न दे परफॉर्म पॉलिनेशन। दूसरा एक एग्जाम्पल और है, वो है हमारे पास में किसका? को-इवोल्यूशन का। उसमें फिग होता है, फिग फ्रूट ले लो या फिग फ्लावर ले लो। ये फ्लावर ले लिया, ये जो फ्लावर होता है इसको यदि आप देखोगे तो इसके पास में यहाँ स्थान होता है। क्या होता है? स्पेस। और कोई कीड़ा है, ये कीड़ा रहा, ये फिग का जो फ्लावर होता है वो इस कीड़े से बोलता है भाई कहाँ घूम रहे हो? उन्होंने बोली सर मुझे अंडे देने के लिए जगह चाहिए। तो ये इसको जगह दे देता है, और जब ये कीड़ा यहाँ पर आकर अंडे दे देता है, दीज आर योर एग्स, अंडे दे देता है, तो कीड़े का काम हो गया। और उसी दौरान इसकी बॉडी के ऊपर परागकण चिपक जाते हैं। उन परागकणों को लेकर यह एक पुष्प से दूसरे पुष्प की तरफ जाता है। साथ में जब उस पुष्प से फल बन जाता है, उसमें बीज आ जाते हैं, तो उस फल का जो भोजन होता है वो अपने लार्वा को भी देता है। ये इसका मतलब दोनों का विकास हो रहा है।
इसको बोलेंगे सहविकास, सहजैव विकास। को इवोल्यूशन को क्या बोलेंगे? सहजैव विकास कहेंगे। कभी तुम भी विकास करो, हम भी विकास करें। फिग फ्लावर भी बोल रहा है कीड़े से तेरा भी विकास है, मेरा भी विकास है। इसी को हम लोग बोलते हैं को इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास के अंदर सेक्सुअल डेसिट क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक धोखा। तो ये लैंगिक धोखा क्या होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक, एक्चुअली हम, ये वर्ड है हमारी एनसीईआरटी में, सेक्सुअल डेसिट यानी कि लैंगिक धोखा। इसी को एक नाम और दिया है इन्होंने, सूडो कपुलेशन। सूडो कपुलेशन नाम दिया है। सूडो कपुलेशन को हिंदी बोलते हैं आभासी मैथुन। आभासी मैथुन कहते हैं। अब समझो इसको, क्या हुआ, दो इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक तो होगा ऑर्किड का ऑफरिस पुष्प होता है, और आर्किडेसी अभी अपन ने पढ़ा था एपीफाइट होते हैं। इसका ये पुष्प है, और इस पुष्प की ये स्ट्रक्चर हमने बनाई। इसमें क्या होता है कि इसका एक पेटल जो होता है वह एक कीट होता है, कीट जिसका नाम होता है ब्लास्टोफेगा। ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट होता है। तो ब्लास्टोफेगा इस पेटल को अपनी फीमेल समझता है, फीमेल लाइक। तो ये क्या करता है, इसके साथ में आकर संभोग करता है, यानी कि ये रहा। तो ये संभोग कर रहा है, जबकि वास्तव में इसकी फीमेल है ही नहीं है। तो ये रियल मैथुन थोड़ी हुआ, रियल कपुलेशन थोड़ी हुआ, ये हुआ तुम्हारा सूडो कपुलेशन। और इसको धोखा हो गया तो इसको बोलते हैं लैंगिक धोखा। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? लैंगिक धोखा हम लोग जो है कहते हैं। आ सकता है, कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। अब हमारी बात चलेगी किसके ऊपर? कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी है स्पीशीज डोमिनेंस। क्या है वो? स्पीशीज डोमिनेंस जो है इसकी होती है। अब जो है पहला वर्ड जो है वो है हमारे पास में स्पीशीज डोमिनेंस। स्पीशीज डोमिनेंस का मतलब जाति प्रभावी, या प्रभावी जाति कर दो, प्रभावी जाति। किसी भी फॉरेस्ट के अंदर अगर अपन जाते हैं जंगल में, तो कोई एक ही तरह का पौधा थोड़ी होता है। वहाँ आम के पेड़ बहुत सारे हैं तो हम बोलेंगे मैंगो फॉरेस्ट। अगर घास ज़्यादा है तो घास फॉरेस्ट। कहने का मतलब जो जाति अधिक संख्या में होती है उसको, तो उस वेजिटेशन को हम उसी के नाम से संबोधित करते हैं जो कि प्रभावी रूप से पाई जाती है। इसको बोलते हैं अपन लोग स्पीशीज डोमिनेंस। दूसरा वर्ड जो हमारे पास में है दैट इज़ योर, इकोटोन भी है हमारे पास में। दूसरा वर्ड जो हमारे पास के अंदर है दैट इज़ योर की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टर्म्स पूछते हैं। अब क्या होता है कि बहुत बड़ा जंगल है, बहुत सारे जीव जंतु जो है उस जंगल के अंदर रह रहे हैं, लेकिन अपने भोजन के लिए वो एक पर निर्भर है। जैसे फिग है, फिग अंजीर को कहते हैं। अब बहुत बड़ा जंगल है, सब अपने अपने काम में मस्त है, लेकिन ज़्यादातर जंतु जो होते हैं वो अंजीर को खाते हैं। तो वो मेन की हो गई भोजन की। जैसे सोलर सिस्टम का की कौन? सूरज। फैमिली का की कौन? फादर। ऐसे जंगल के अंदर जिस पर अधिक जीव भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उसको हम लोग की स्टोन स्पीशीज कहते हैं। तो अंजीर जो है
वो कीस्टोन स्पीशीज है। राइस की बात कर रहा हूँ, चावल की। आप क्या खाते हो खाने में? तो आप बोलोगे गेहूं खाते हैं, ये खाते हो, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अधिकांश लोग अपने भोजन के लिए चावल पर निर्भर हैं। तो चावल क्या हो गई? की स्टोन स्पीशीज। की माने कुंजी, मेन वो हो गई हमारे। दूसरा वर्ड जो हमारे पास में आ रहा है, दैट इज योर लिंक स्पीशीज। लिंक स्पीशीज का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो दैट इज योर पॉलिनेटर। पॉलिनेटर किसको बोलते हैं? परागणकर्ता को बोलते हैं। परागणकर्ता को हम लोग जो है पॉलिनेटर कहते हैं। बात समझ में आ गया? दूसरी बात, परागणकर्ता कौन हुआ? कीट। अब कीट कर क्या रहा है? परागकण का संबंध जो है पुष्प से करा रहा है, तो लिंक हो गया कि नहीं हो गया बीज के अंदर? तो दैट इज योर लिंक स्पीशीज। एक और ले लो, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है? होता क्या है? उच्च वर्गीय पौधों की मूल, ये मूल रही, और इसके ऊपर होता है फंगस यानी कि कवक। ये कवक होगी बोलेटस या ग्लोमस। दिस इज योर फंगस एंड दिस इज योर रूट। तो ये फंगस जो है सॉइल से किसको अवशोषित कर रही है? फॉस्फेट को, और ये फंगस इस रूट को दे देती है। इसका मतलब फंगस जो है मृदा के बीच में और रूट के बीच में क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक के रूप में देखा जा रहा है। फिर आता है हमारे पास में एक और वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन चौथा वर्ड है, इकोटोन, जिसे हम लोग संक्रमणिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमणिका। इसमें क्या होता है? दो समुदाय हैं, ये रहा ए और ये रहा हमारे पास में दूसरा समुदाय। ओके, अब जैसे राजस्थान और ये हरियाणा, अब इनके बॉर्डर पर जाओगे आप तो यहाँ पर आपको राजस्थानी भी मिलेगा और हरियाणा भी मिलेगा। ए और बी तो हो गया ये, लेकिन ये जोन जो अतिव्यापी क्षेत्र होता है दो कम्युनिटी का, दैट इज द ओवरलैपिंग जोन ऑफ द टू कम्युनिटीज कॉल्ड योर इकोटोन। दो समुदाय का अतिव्यापी क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग इकोटोन कहते हैं, जो सी के द्वारा प्रदर्शित है। अब क्वेश्चन क्या आया था कि ए एक कम्युनिटी है, बी एक कम्युनिटी है और सी जो है इकोटोन है, तो किसके अंदर आपको संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी? तो आंसर होगा सी के अंदर आपको मोर स्पीशीज, क्योंकि इसके अंदर ए भी होगा और बी की भी जातियाँ होंगी। इसलिए हम कहते हैं कि संक्रमणिका के अंदर एडजेसेंट कम्युनिटी से, निकटवर्ती समुदाय से अधिक जातियों की संख्या होती है। हो गया। फिर आता है हमारे पास में एक और वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं एज स्पीशीज। क्या बोलते हैं? एज स्पीशीज। एज माने किनारा। सो दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, एज स्पीशीज। इसमें क्या होता है? बॉर्डर की, कम्युनिटी के बॉर्डर के ऊपर जब जातियों की संख्या इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज एट बॉर्डर इज कॉल्ड योर एज स्पीशीज, हम लोग जो है उसको कहते हैं। और छठा है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ स्पीशीज एट बॉर्डर। आ गया? तो जब बहुत अधिक जातियां पैदा हो गई तो उसको अपन ने बोल दिया एज स्पीशीज, मतलब जो बॉर्डर पर ही रहती हैं। एज स्पीशीज किसको बोलेंगे? ओनली एट बॉर्डर। आ गया? और यहाँ पर एज स्पीशीज को कहेंगे, और यहाँ पर क्या होगा? जब स्पीशीज की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको अपन लोग जो है एज इफेक्ट के नाम से संबोधित करेंगे। ओके, अब आता है हमारे पास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। खत्म हो गया होगा? बिल्कुल सही आ गया।